हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। इस कोरोना काल में आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। जैसा कि मैं बताया था आपको कि मेरा मेन पर्पस है आप लोगों को नोकिया बीटीएस के बारे में डिटेल में बताना। नोकिया बीटीएस जो कि जीएसएम में कौन सा बीटीएस यूज हो रहा था या हो रहा है, और 5G में कहाँ तक कौन कौन सा बीटीएस नोकिया का यूज हो रहा है। और मेन टारगेट है मेरा एयर स्केलेबिलिटी, एसडीएन बीटीएस, सिंगल एक बीटीएस है जो सारे टेक्नोलॉजी को 2G 3G 4G 5G सारे टेक्नोलॉजी को एक साथ सपोर्ट करती है। तो मेन मैं एयर स्केल बीटीएस के बारे में ही बताऊंगा। तो उससे पहले इसलिए मैं थोड़ा थ्योरी भी कवर कर रहा हूँ कि थ्योरी आप अगर आप अच्छे से जान जाइएगा तो आपको प्रैक्टिकल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मेरा सभी पार्ट चाहे 4 या 5 पार्ट जो भी मैं बनाता हूँ, तो अगर आप सभी पार्ट को एक बार अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा तो आपको आगे सारा चीज़ आप समझ जाइएगा, और आपको इजीली रिमोट इंटीग्रेशन में या नेटवर्क इंटीग्रेशन के जॉब प्रोफाइल में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो और आपको जॉब इजीली मिल जाएगा। तो आज का जो मेरा पार्ट 2 है, पार्ट 2 में मैं आपको एलटी पढ़ा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा हमको लगे, कुछ आपको कमी दिख रहा है तो आप हमको कमेंट में लिखिए, मैं उस पर सुधार करूँगा। और आप कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ इच्छा हो तो वो भी मैं उसको कवर करूँगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहला पार्ट में आपको फर्स्ट पार्ट 1 में मोबाइल कम्युनिकेशन का हिस्ट्री कवर किया था, और जीएसएम 2G 3G 4G का मैंने डिफरेंस बताया था, और उसको मैं ब्रीफली थोड़ा समझाया था पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में मैं एलटी पढ़ाऊंगा और नोड नोड ई नोड भी पढ़ाऊंगा। फिर पार्ट 3 में मैं नोकिया का बीटीएस स्टार्ट कर दूंगा, पूरा हार्डवेयर। पहले हार्डवेयर बताऊंगा, फिर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, कैसे क्या प्रोसेस है। फिर मेन जो मेरा टारगेट है एसरेन एयर स्केल बीटीएस का, उसका थ्योरी पढ़ाऊंगा। फिर आपका एसरेन एयर स्केल बीटीएस कमीशनिंग, इंटीग्रेशन, इन अटैक, पैरामीटर स्टेट ट्रबल शूटिंग, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो मैं आपको कवर करूंगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे पार्ट 1 को आप नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसके पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। और मेरे लिंक को आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। जैसा कि मैं बोला, एलटी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो एलटी का जो ऐसे आप देखिएगा तो एलटी पे काम शुरू हो गया था 2007 से ही। इस पे डेवलपमेंट का पूरा काम शुरू प्रोसेस हो गया था, लेकिन कॉमर्शियली डिप्लॉयमेंट होते होते, रिलीज होते हुए 2010 हो गया था। 2010 में फाइनली 4G एलटी लॉन्च हो गया था, जो कि 3GPP, जैसा कि मैं पहले पार्ट में बताया था 3GPP के बारे में, वो रिलीज 8 में इसको रिलीज किया। ठीक है, ये फुल्ली जो है पैकेट स्विच कॉन्सेप्ट पे है, और आईपी बेस्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर है इसका एलटी का। और एलटी का जो टारगेट डेटा रेट्स है वो 1 Gbps है डाउनलिंक का, और 0.5 Gbps है अपलिंक का। अगर यूजर एक्सपीरियंस डेटा स्पीड का हम बात करें, जो कि हम लोग एक्चुअली में फेस करते हैं कि क्या स्पीड मिलता है, तो हम लोग को डाउनलिंक में 100 Mbps तक मिल जाता है, और अपलिंक में 50 Mbps तक मिल जाता है स्पीड। और अगर लेटेंसी के बारे में भी मैं पार्ट 1 में पूरा डिटेल में बताया हूँ। लेटेंसी की बात करें तो लेटेंसी जो है वो यूजर प्लेन में 10 मिली सेकेंड है, और कंट्रोल प्लेन में 50 मिली सेकेंड है। मोबिलिटी 350 किलोमीटर पर आवर है। मतलब अगर आप 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव करते हैं तो आप एलटी से लैच रहिएगा। और इसका जो स्केलेबल बैंड भी था अप टू 20 मेगाहर्ट्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलटी के लिए जो बैंडविड्थ डिसाइड किया गया 3GPP के द्वारा, वो है आपका 1.4, 3 मेगाहर्ट्ज, 1.4 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, 10, 15 एंड 20 मेगाहर्ट्ज। और इसका अगर आप चैनल स्पेसिंग का बात करें तो वो 15 किलोहर्ट्ज है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ना कि ये आपका 2G 3G 4G सभी एक साथ काम करता है। एलटी एक साथ काम कर सकता है। वो इसका जो फ्रीक्वेंसी भी हम लोग जो स्पेक्ट्रम यूज करते हैं, जैसा कि 2G और 3G में जो स्पेक्ट्रम यूज हो रहा था, वही सेम स्पेक्ट्रम हम एलटी में भी लेते हैं, यूज हो रहा है, और एक्स्ट्रा भी ऐड किया गया है। तो जो भी
जैसे कि देखिए ये जो LT है आपका बोथ TDD एंड FDD दोनों को सपोर्ट करता है। TDD क्या है, टाइम डिवीजन डुप्लेक्स, और FDD है फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है कि FDD में आपको दो स्पेक्ट्रम चाहिए, दो बैंड चाहिए, एक अपलिंक के लिए एक डाउनलिंक के लिए। TD में आपको सिर्फ एक ही बैंड चाहिए, लेकिन वो अपलिंक डाउनलिंक टाइम स्लॉट में डिवाइड हो जाता है, अल्टरनेट वो करता है। वो मैं थोड़ा अगले स्लॉट में आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो FDD में क्या था ना कि जो फ्रीक्वेंसी हम लोग 2G 3G में यूज कर रहे हैं, वही फ्रीक्वेंसी हम लोग FDD में भी यूज किए हैं। जैसा कि अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में 900 मेगा हर्ज 1800 मेगा हर्ज फ्रीक्वेंसी जो है, जो 2G में भी यूज होता था, 3G में भी यूज होता, वही अब 4G में भी हम लोग यूज कर रहे हैं। बहुत सारे ऑपरेटर तो अब 3G नहीं उतना यूज करते, जैसे कि एयरटेल 3G अपना पूरा इंडिया में स्टॉप कर दिया, अब सिर्फ 2G और 4G और शायद 5G पे भी काम चालू कर रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजी, एक्सेस टेक्नोलॉजी का अगर हम बात करें तो डाउनलिंक में OFDM में ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एंड अगर अपलिंक में बात करो तो SCFDM में मतलब सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और ये मीमो एंटीना सपोर्टिंग मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट एंटीना सपोर्टिंग करता है LT, ठीक है। चलिए अब मैं आपको TD जैसा बोला था, TDD और FDD में डिफरेंस बता देता हूँ। तो FDD आपका हो गया फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स। आप इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये बेस स्टेशन हो गया, ये आपका मोबाइल स्टेशन हो गया यूजर। जो अपलिंक होता है, अपलिंक हो गया आपका मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन के द्वारा, डाउनलिंक हो गया बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन की तरफ। तो इन दोनों के लिए एक सेपरेट बैंड, एक बैंड अपलिंक के लिए, एक बैंड डाउनलिंक के लिए अलग से FDD में देना पड़ता है। यानी मतलब हमको जब भी देना होगा दो फ्रीक्वेंसी देना होगा, एक अपलिंक के लिए अलग, एक डाउनलिंक के लिए अलग। लेकिन TD में ऐसा नहीं है, TD में अपलिंक और डाउनलिंक के लिए एक ही बैंड लगता है, सिंगल बैंड। लेकिन वो क्या होता है, उस चैनल को हम लोग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। ये टाइम स्लॉट में डिवाइड है। अब ये देखिए पहला स्लॉट में अपलिंक है, ये डाउनलिंक है, अपलिंक है, डाउनलिंक है, अपलिंक है, डाउनलिंक, इस तरह से स्लॉट डिफाइन कर दिए। ये अपलिंक के लिए है, ये डाउनलिंक के लिए। अगर डाउनलिंक ज़्यादा यूज हो रहा है, ज़्यादा यूजर डाउनलोड करता है, तो उस केस में हम ज़्यादा स्लॉट डाउनलिंक को दे देंगे, कम स्लॉट अपलिंक को दे देंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन FDD का सिंपल होता है, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। FDD में डाउनलिंक ट्रांसमिशन और अपलिंक दोनों एक साथ होता है, जिस कारण से इसमें स्पीड थोड़ा बेटर रहता है। इसमें एक एट ए टाइम नहीं होता है, एक बार में अपलिंक जाएगा फिर डाउनलिंक आएगा, फिर अपलिंक जाएगा फिर डाउनलिंक जाएगा, इस टाइप का अल्टरनेट इसमें होता है। इसमें सिंक्रोनाइजेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेपरेट है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन की आपको जरूरत है। और ये तो वही बात है, पेड स्पेक्ट्रम चाहिए इसमें, पेड स्पेक्ट्रम नहीं चाहिए। तो और भी बहुत सारे TDD का भी अपना बेनिफिट है, FDD का भी अपना बेनिफिट है। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, तो मैक्सिमम ऑपरेटर जो है वो FDD को ज़्यादा प्रीफर करता है, क्योंकि FDD में आप जो है प्रायर यूजिंग जो फ्रीक्वेंसी है वही यूज करते हैं, जिससे कि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी कितना कॉस्टली है, बहुत कॉस्ट पड़ता है उसका। तो कोई भी ऑपरेटर नया फ्रीक्वेंसी खरीदना नहीं पड़ता, TDD के लिए आपको नया फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा। तो ज़्यादातर वो FDD प्रीफर करते हैं, लेकिन TD भी करते हैं। दोनों का अपना अलग बेनिफिट है, अलग ड्रॉबैक है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो ज़्यादा ऑपरेटर FDD ही यूज करता है, ठीक है। चलिए ये है आपका LT का आर्किटेक्चर। अगर सिंपल वे में हम LT का आर्किटेक्चर का बारे में डिस्कस करें तो इसमें एक होता है EU, एक होता है EUTRAN, एक होता है EPC और आपका इंटरनेट IMS। यही चार का कॉम्बिनेशन है LT आर्किटेक्चर, जिसका अगर मैं ये आपका डिटेल में आर्किटेक्चर है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। अब EU जो हो गया आपका, वो LT यूजर आप समझिए, EU फॉर इवॉल्व्ड यूजर। LT का जो हैंडसेट मोबाइल यूज करते हैं आप उसको EU बोल सकते हैं। और जो EUTRAN है, इवॉल्व यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, इसमें सिर्फ ई नोड भी रहता है। सारे ई नोड भी
एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और वो दोनों सभी एक इनोड बी से दूसरे इनोड बी का इंटरफेस X2 होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ई यूटीरैन, ये इसमें सिर्फ इनोड बी है। अगर ईपीसी की बात करें, इसको बोलते हैं इवॉल्व पैकेट कोड, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, एमएमई, सर्विंग गेटवे, पीडीएन गेटवे, एचएचएस, पीसीआरएफ, और ये आपका कनेक्ट रहता है आपका इंटरनेट से, आईएमएस से, इससे वो कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो एलटी का जो हैंडसेट है वो इनोड बी से यूयू इंटरफेस, इसको एयर इंटरफेस भी बोलते हैं, इससे ये कनेक्टेड रहता है जितने भी यूजर हैं। अब देखिए इनोड बी, मैं बोल दिया इनोड बी से X2 इंटरफेस से कनेक्टेड रहता है। अब हर एक इनोड बी जो है उससे ड्यूअल कनेक्टिविटी थी, एक कनेक्टिविटी एमएमई से होता है, एक कनेक्टिविटी उसका सर्विंग गेटवे से होता है। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये जो S1 एमएमई है इसको S1C भी बोलते हैं, कंट्रोल चैनल, और S1U मतलब यूजर प्लेन। तो इनोड भी एमएमई से कंट्रोल प्लेन के थ्रू कनेक्ट रहता है और सर्विंग गेटवे से यूजर प्लेन रहता है। जैसा कि वो कंट्रोल प्लेन और यूजर प्लेन दोनों को सेपरेट कर दिया हाई स्पीड के लिए। एमई अपना सारा चीज कंट्रोल करता है, तो यूजर डायरेक्ट अपना यूजर प्लेन यूज करके ट्रैफिक इसी के थ्रू अपना वो वॉइस डेटा जो भी यूज करता है, जिससे उसका स्पीड ज़्यादा अच्छा रहता है। ये आपका जो कंट्रोल प्लेन वो सिग्नलिंग के लिए हो गया। ठीक है, एमएमई जो है एक दूसरे एमएमई से भी कनेक्ट रहता है, जो इसमें इस डायग्राम में नहीं है, वो S10 इंटरफेस से कनेक्ट रहता है। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन ठीक है, S10 इंटरफेस रहता है। और एमएमई जो है सर्विंग गेटवे से S11 इंटरफेस से कनेक्टेड रहता है, और एमएमई से एचएसएस के बीच के में इंटरफेस S6A है, और सर्विंग गेटवे और पीडीएन गेटवे के बीच का इंटरफेस S5 और S8 है। अब आप पूछिएगा सबका देखिए कि इंटरफेस इसमें दो इंटरफेस क्यों है। यहाँ दो इंटरफेस का क्या मतलब है कि अगर सेम ऑपरेटर में आप कॉल करते हैं, जैसे मान लीजिए आप जियो को ऑपरेटर सिम यूज कर रहे हैं, आपको जियो में ही कॉल करना है, तो आपका S5 इंटरफेस होगा। अगर आप दूसरे ऑपरेटर में किसी दूसरे जैसे एयरटेल वोडाफोन करते हैं, तो आपका इंटरफेस S8 होगा। बस यही डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं। और पीडीएन जो है, पीडीएन से आपका डायरेक्ट पीसीआरएफ आपका हो गया पॉलिसी एंड चार्जिंग रूल फंक्शन, जो कि जीएक्स इंटरफेस से कनेक्टेड है। और पीडीएन और इंटरनेट के थ्रू जो बीच का जो इंटरफेस है वो एसजीआई इंटरफेस है। तो ये सिंपल आर्किटेक्चर है एलटी का, इसमें कुछ नहीं है। ओवरऑल आपसे पूछे तो एलटी आर्किटेक्चर में क्या क्या है, तो यूजर इक्विपमेंट है, ईयूटीरैन है, ईपीसी है और इंटरनेट है। अगर ईयूटीरैन में पूछेगा तो हम बोलेंगे सिर्फ इनोड भी है इसके अंदर। ईपीसी में क्या क्या आता है, एमएमई, एसजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू, एचएचएस, पीसीआरएफ, और इंटरनेट और आईएमएस जो है सो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सारे का जो एक एक जो है सबका थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ में मेन फंक्शन बता देता हूँ। एमएमई जिसको बोलते हैं मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी, ये जैसा कि मैं बताइए प्योर सिग्नलिंग एंटिटी है, ईपीसी के अंदर कंट्रोल करती है पूरा। ये जो है एलोकेशन करती है टेम्पोररी आइडेंटिटीज को, आइडल स्टेट में मोबिलिटी हैंडल करती है, मैनेजमेंट ऑफ यूजर रीचेबिलिटी हैंडल करती है, हैंडओवर हैंडल करना। मेन देखिए आप कितना, जैसे बोला था ना मैं 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहे हैं तो भी आप एलटी में लैच रहते हैं, आपका सेल चेंज हो रहा है, हजारों सेल चेंज होता है उतना स्पीड में आप में आओ, और आप तब भी आप कनेक्टेड रहते हैं एलटी से। तो वो सब रोल जो है वो एमएमई का ही रहता है। एमएमई आपको तुरंत वेरीफाई करके तुरंत कनेक्ट करता है। एमएमई यूजर ऑथेंटिकेट भी करता है कि कहीं आप ऑथराइज हैं कि नहीं, आप इस नेटवर्क कनेक्टेड के लिए आप ऑथराइजेशन है आपके पास कि नहीं। आपका जो सिग्नलिंग का जो हैंडओवर है वो एमएमई मैनेज करता है। बीआरआर मैनेजमेंट जो है एमएमई मैनेज करता है। नेस नॉन एक्सेस स्टार्टअप सिग्नलिंग एंड सिक्योरिटी भी देखना एमएमई का ही काम है। और रोमिंग का जो भी कंट्रोल, जो भी रोमिंग है वो भी एमएमई ही देखता है। ठीक है,
अब दूसरा है SGW, जिसको सर्विंग गेटवे बोलते हैं। सर्विंग गेटवे का मेन काम है कि जो आपका जो आप चाहे आपको पता है ये फुल्ली पैकेट स्विच कंसेप्ट है, तो आप वॉइस यूज कीजिए या डेटा यूज कीजिए, वो आप पैकेट का ही हम लोग यूज करते हैं। तो ये इसका काम है कि पैकेट को फॉरवर्ड करना और रूटिंग करना, ठीक है। और डाउनलिंक का जो भी डेटा आप यूज करते हैं उसका बफरिंग करना भी इसी का काम है। इसको लोकल मोबिलिटी एंकर पॉइंट भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लिया आप एक इनोड बी में भी हैं और आप एक दूसरे इनोड में शिफ्ट हो गए हैं मूवमेंट के दौरान, तो ये हैंडओवर में सपोर्ट करता है। और एक यूजर जो है वो एक ही सर्विंग गेटवे से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। PGW, पीडीएन गेटवे, पीडीएन हो गया आपका पैकेट डेटा नेटवर्क। तो इसका काम होता है कि आईपी एड्रेस मोबाइल यूजर को प्रोवाइड करना। आपसे अगर कोई पूछे कि आईपी एड्रेस कौन सा एंटिटी देता है ईपीसी का, तो आप डालिए PGW। इसका पॉलिसी इन्फोर्समेंट भी है, क्योंकि इसी से डायरेक्ट PCRF कनेक्ट रहता है। चार्जिंग सपोर्ट, मतलब आप डेटा जो यूज करते हैं उसका क्या चार्ज होगा, क्या रेट होगा, क्या पॉलिसी होना चाहिए, ये सब PWG ही कंट्रोल करता है। मोबिलिटी एंकर पॉइंट एंड एक यूजर जो है वो सेवरल PGW से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम HHS, होम सब्सक्राइबर सर्वर। तो HHS को सिंपल समझने के लिए आप समझिए कि जो 2G में HLR का काम होता था वही काम यहाँ पे HHS का है। ये परमानेंट एंड सेंट्रल सब्सक्राइबर डेटाबेसेस, जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उस सभी का डेटाबेस HHS में ही रहता है। इसी के हेल्प से MME आपको ऑथेंटिकेट करता है, चेक करता है कि आप ऑथराइज है कि नहीं है। स्टोर्स मोबिलिटी एंड सर्विस डेटा फॉर एवरी सब्सक्राइबर, पूरा आपका डिटेल्स इसी में रहता है। एंड ऑथेंटिकेशन भी सेंटर जो है वो इसमें, पहले 2G में क्या था कि ऑथेंटिकेशन सेंटर अलग था, HLR अलग था, VLR अलग था, ये सब का कॉम्बिनेशन है ये HHS। अब आइए PCRF, जिसको बोलते हैं पॉलिसी एंड चार्जिंग रूल फंक्शन। नेम से ही क्लियर है, इसका काम ही है कि आपका जो डेटा यूज करते हैं, जो भी आप उसका चार्जिंग क्या होगा, क्या रेट होगा, ये सभी यही डिसाइड करता है। और क्वालिटी ऑफ सर्विस पॉलिसी जो है वो ये डिसाइड करता है। चार्जिंग पॉलिसी डिसाइड करता है, डिटरमाइंस हाउ पैकेट शुड बी अकाउंटेड, कैसे क्या रेट होगा, ये सारा ये डिसाइड करता है। PCRF to provide a policy in charging control rules every time a new bearer has to be set up. Okay. And IMS, जिसको बोलते हैं IP मल्टीमीडिया सब सिस्टम। तो अगर IMS को देखा जाए तो बहुत सारा फंक्शन है इसका। तो अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो IMS जो है आपका वॉइस, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन सभी में ये सपोर्ट करता है। इसका मेन रोल रहता है इसका। अब आपको पता है कि जो कॉल चलता है वो सर्किट स्विच पे चलता है, डेटा पैकेट स्विच पे चलता है। तो इसका ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे वो सर्किट स्विच टू पैकेट स्विच में कन्वर्ट करके आपका कॉल को कंट्रोल करता है, वॉइस कॉल को। वैसे तो सारा वॉइस कॉल भी अब डेटाबेस पे ही है, तो ये IMS का यही काम ही है इसका, जो कि आपका EPC से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। इतना तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनोड भी, जो कि मेन है, जो कि मैं बोला था इनोड भी ही पढ़ाऊंगा इसमें, चाहे इनोड भी बोलिए या जीनोड भी बोलिए। 2G में BTS बोलते हैं, 3G में नोड भी बोलते हैं, 4G में इनोड भी बोलते हैं और 5G में जीनोड भी बोलते हैं। तो इनोड भी एक्चुअल में होता क्या है? तो इनोड भी आपको पता है कि नोड भी का इवोल्यूशन है ये।
और 2G में ये BTS था। सब बेस स्टेशन ओवरऑल आप बोलिए, इसको बस LTE में इनोड भी नाम दिया गया। इसमें क्या क्या रहता है, तो इनोड भी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ BBU, RH एंटीना एंड सिपरी। तो अगर आप बेस स्टेशन के बारे में जानेंगे तो बेस स्टेशन पे एक्टिव डिवाइस प्लस पैसिव डिवाइस दोनों होता है। अगर एक्टिव में बात करें तो BBU बेस बैंड यूनिट होता है, उससे आपका सिपरी केबल के थ्रू RRS कनेक्ट रहता है, रेडियो रिमोट हेड, और RS से आपका एंटीना कनेक्ट रहता है और एंटीना से यूजर कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको जितना कैपेसिटी की जरूरत है उतना आप BBU लगाइए। ऐसे जो एयर स्केल जो मैं बताऊंगा उसका तो बहुत ज़्यादा ही कैपेसिटी होता है। इससे आप 36 इंटरफेस होते हैं एयर स्केल में, 36 RRS आप कनेक्ट कर सकते हैं एक साइड पे। और पेसिव में बात करें साइड पे, पेसिव में क्या होता है, तो आपका DG होता है, डीजल जनरेटर होता है, फिर आपका बैटरी बैंक होता है, PI होता है, SMPS होता है, EV होता है। ये सारे जो पेसिव डिवाइस होते हैं इसमें 24 आवर्स पावर प्रोवाइड करते रहते हैं। जब तक पावर इक्विपमेंट में नहीं रहेगा तब तक ये एक्टिव नहीं रहेगा, तब तक आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। हाँ, तो RH को RRH बोलिए या RRU बोलिए, इसको रिमोट रेडियो हेड या रिमोट रेडियो यूनिट भी बोलते हैं। सिपरी एक केबल होता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है जो BBU से RRS को कनेक्ट करता है, जिसको कॉमन पब्लिक रेडियो इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये LTE का ओवरऑल थ्योरी मैं शॉर्टकट में ब्रीफ में आपको समझा दिया हूँ। अब जब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे हम लोग पार्ट 3 में, तो उसमें आपको और डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है LTE एंड VoLTE। नाम बहुत सुनते होंगे आप लोग, LTE कोई बोलता है VoLTE। तो ये क्या है, LTE तो आप जानते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशन, VO हो गया वॉइस ओवर LTE, मतलब जो वॉइस कॉल है वो LTE के ऊपर है। दोनों कोई खास डिफरेंस नहीं है। स्टार्टिंग में जो LTE आया था जो कि 3.9G बोलते हैं उसको, और वॉइस ओवर LTE 4G है, दोनों 4G के नेटवर्क सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसमें डिफरेंस अगर हम बात करें तो जब LTE सिर्फ था तो उसमें उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि LTE जो है वॉइस कॉल और डेटा दोनों को एक साथ सपोर्ट नहीं करता। अगर मान लिया जाए आपको कोई सडनली आप डेटा यूज कर रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं और आपको कॉल आ गया कहीं से, तो आपका डेटा डिस्कनेक्ट हो जाता था। लेकिन वॉइस LTE इम्प्लीमेंट होने के बाद आप वॉइस और डेटा दोनों एक साथ, आप एक साथ बातचीत भी कर सकते हैं, अपना डेटा भी यूज कर सकते हैं। पहले LTE के टाइम में आपको वीडियो कॉल करने के लिए व्हाट्सएप के थ्रू आप वीडियो कॉल करते थे, या फेसबुक मैसेंजर के थ्रू करते थे, या और भी ऐप्स के थ्रू आपको वीडियो कॉल करने के लिए आपको कोई ना कोई ऐप्स रहना चाहिए था मोबाइल में। लेकिन जब वॉइस ओवर LTE आ गया तब डायरेक्ट हम कॉल के थ्रू, जैसा कि अभी जियो वॉइस ओवर LTE यूज करता है, वो आप डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके लिए आपको कोई ऐप्स की जरूरत नहीं है। यही मेन डिफरेंस है LTE और वॉइस LTE का। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 3 में अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नोकिया के BTS का, अल्ट्रा, फ्लेक्सी, जो भी BTS है, एसरेन, जितना भी डिटेल में बताऊंगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कैसे कौन सा कार्ड का क्या फंक्शन है, कैसे यूज करते हैं, कैसे कार्ड इंस्टॉलेशन होता है, वो सारा मैं पार्ट 3 में कवर करूंगा। आई होप आप का LTE का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप जरूर कुछ ना कुछ लिखिए, जिससे कि आपको मेरा अपडेटेड वीडियो भी मिलता रहे, और मुझे कुछ अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो आपके सजेशन से हम कुछ ऐड करेंगे उसमें। आपको कुछ भी जरूरत पड़े तो आप बताएं कृपया। ठीक है।